सीरीज में आज जो हम करने वाले हैं वो है कोशिका विज्ञान, है ना। सेल बायोलॉजी का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने कर लिया था, है ना। ये सेकंड सीरीज है सेल बायोलॉजी की, जिसमें 20 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो कि आपके जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड या रीड या फिर लेब स्टैंड, जो भी आप कर रहे हैं तो उसमें ये सभी क्वेश्चन जो है बेनिफिशियल होने वाले हैं, है ना। तो जल्दी से जुड़ जाइए और आप लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थोड़ी देर में हम लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं, तो आप लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और वो भी लाभान्वित हो पाएँ। चलिए शुरू करते हैं थोड़ी देर बाद। जल्दी से चलिए आप लिंक को शेयर कर दें एक बार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम जो कोशिका विज्ञान, है ना, सेल बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक बार आप कमेंट करके बता दें मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, है ना। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, फिर हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से आप बताइए मेरी वॉइस क्लियर है तो कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, फिर हम थोड़ी देर में सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन, है ना। आज के जो हम सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, इनको हम देखेंगे। शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हु ऑब्जर्व द माइट्रोकॉन्ड्रिया फर्स्ट, है ना। आपको बताना है माइट्रोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, है ना। किस साइंटिस्ट ने माइट्रोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप, कॉलिकर, बी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, या सी रॉबर्ट हुक, या फिर अल्टमान, है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस, वॉइस क्लियर है मेरी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, आप बताइए जल्दी से, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन या फिर ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, माइटोकॉन्ड्रिया का ऑब्जर्वेशन सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने किया, कॉलिकर, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, या अल्टमान। बताइए जल्दी से। मनीष गरसिया ए बोल रहे हैं, कॉलिकर बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, बताइए। बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। सरिता ए बोल रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोलते हैं ना, इसका अवलोकन सबसे पहले किसने किया था, कॉलिकर, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, या अल्टमान। बताइए। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट, इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट इसका कॉलिकर, है ना, कॉलिकर ही इसका राइट आंसर है। कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, है ना, न्यूक्लियस, है ना। और रॉबर्ट हुक की बात करें तो सबसे पहले जो डेड सेल यानी कि कॉर्क में जो सेल जो देखी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने देखी थी, है ना। कहाँ पे देखी थी, कॉर्क में, ठीक है।
और अल्टमान की बात करें तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था। इसने जो नाम दिया था सबसे पहले वो था बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट नाम दिया था किसने? अल्टमान ने। बाद में एक साइंटिस्ट और आया, उसका नाम था सी बेंडा, है ना, इसने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। और अल्टमान ने बायोब्लास्ट बोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आज के सेशन का। चलिए आपको बताना है न्यूक्लियर डीएनए से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसलिए भिन्न होता है ना। न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर डीएनए में, दोनों में क्या अंतर है ना। फर्स्ट, ये लीनियर होता है, मतलब कि न्यूक्लियर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, हैविंग उसमें सी और जी है ना के बीच ट्रिपल बॉन्ड तथा ए और टी के बीच डबल बॉन्ड होता है। फिर सी ऑप्शन है, इसमें बाइंडिंग हिस्टोन का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसका अभाव होता है। या फिर डी वाला है, ये अत्यधिक कुंडलित होता है ना। कुंडलित मतलब स्पाइरल, मतलब है ना। चलिए बताइए जल्दी से, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो उससे अलग क्यों होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ऐसी क्या बात होती है जो न्यूक्लियर डीएनए में नहीं होती है? बताइए। सेकंड क्वेश्चन कमेंट करते जाइए आप, अच्छा क्वेश्चन है। आप कमेंट करते जाइए। सेकंड क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, लाइव सेशन का सेकंड क्वेश्चन। बताइए जल्दी से। कमेंट करते जाइए आप। आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो न्यूक्लियर डीएनए से कैसे अलग है। ठीक है, बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है बीइंग लीनियर है ना, लीनियर ये रोंग हो जाएगा क्योंकि दोनों जो होते हैं वो कुंडलित होते हैं ना, डबल स्टैंड होते हैं, तो फिर ये वाला नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन में बता रखे है इसमें सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये होता है एडिनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, फिर लेकिन बाइंडिंग स्टोन है ना, बाइंडिंग स्टोन जो होता है मतलब हिस्टोन जो प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है आपको पता होगा है ना, ऐसे गोलाकार प्रोटीन होता है, इसके अष्टक होते हैं है ना, ये इसको H1 बोलते हैं, फिर ये H2 H3 ऐसे होता है ना। और डीएनए जो होता है वो इसके राउंडेड होता है ना, इसके चिपका होता है। तो ये वाला जो होता है हिस्टोन प्रोटीन वो न्यूक्लियर डीएनए में तो होता है बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डी वाला बोल रखा है कुंडलित होता है, कुंडलित तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन देखिए। बताइए थर्ड क्वेश्चन आज के सेशन का, एटीपी इज फॉर्म इन है ना, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में या राइबोसोम्स में? बताइए जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका में या राइबोसोम्स में? बताइए जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थर्ड का आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताइए। तबस्सुम ए बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है,
रचना ए बता रहे हैं, मनीष गरासिया ए बता रहे हैं, कामिनी ए बता रहे हैं। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया देखा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ही इसका राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वायवीय शोषण होता है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वायवीय शोषण होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एटीपी बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सबका करेक्ट है, वेरी गुड, बने रहिए ऐसे ही। जीवन मेघवाल बिल्कुल सही है, जीवन आपका भी आंसर, कामिनी का आपका भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आज का, बताइए। F1 पार्टिकल आर ऑल्सो कॉल्ड है ना, F1 कणों को कहा जाता है, F1 कणों को क्या कहा जाता है बताना आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। फोर्थ का आंसर आपको बताना है। F1 कणों को क्या कहा जाता है? ये भी थर्ड जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड ही है ना। आपको पता ही होगा F1 और F0 है ना, F1 और F0 जो पार्टिकल्स होते हैं किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और एटीपी प्रोडक्शन में इनकी भूमिका होती है। ठीक है, बताइए इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, साइटोक्रोम्स या क्रिस्टी, बताइए। चलिए फर्स्ट कमेंट किसका आया, कामिनी बता रहे हैं, फोर्थ का ए बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल। बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। सुशीला डी बता रहे हैं, रचना ए बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है एलिमेंट्री पार्टिकल है ना, क्योंकि मूल कण यही होते हैं जिसपे जो एटीपी का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो होता है ना, इसलिए इनको एलिमेंट्री पार्टिकल बोला जाता था। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा बी होगा। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ देखिए। माइट्रोकॉन्ड्रिया आर रिलेटेड है ना, आपको बताना माइट्रोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, प्रोकैरियोट से है, प्लाज्मिड से या प्लास्टिड से या वायरस से है ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है आपको बताना है, प्रोकैरियोट्स, प्लाज्मिड, प्लास्टिड और वायरस, बताइए जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, फिफ्थ का आंसर आपको बताना है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है, प्रोकैरियोट से होता है, प्लाज्मिड से होता है, प्लास्टिड से होता है या वायरस से होता है, विषाणुओं से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है आपको बताना है। बताइए जल्दी से। लवीना शर्मा फिफ्थ का सी बता रहे, प्लास्टिड बता रहे, सरिता सी बोल रहे हैं, कामिनी सी बता रहे हैं। ठीक है, कमेंट करते जाइए।
चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोट से संबंधित नहीं होते हैं ना, प्लाज्मिड से भी नहीं होते हैं, प्लास्टिड से होते हैं, ठीक है, और वायरस से नहीं होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो यूकैरियोट जो होते हैं उनमें पाया जाता है, और उसमें भी अगर बात करें तो प्लांट और एल्गी जो होते हैं, ठीक है, प्लांट और एल्गी में क्या होता है, ये क्लोजली वर्क करते हैं ना, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज का काम करते हैं। क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सबका करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है ना, लेकिन इनमें क्रेब चक्र पाया जाता है। बैक्टीरिया में क्रेब चक्र के स्थान होता है ना, लोकेशन बतानी है आपको, कहाँ पे क्रेब साइकिल होता है, राइबोसोम्स में, न्यूक्लियोइड में, साइटोप्लाज्म या मिजोसोम्स, बताइए। 6 क्वेश्चन आज के सेशन का। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। चलिए 6 क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है ना, इनमें क्रेब चक्र पाया जाता है, और बैक्टीरिया में क्रेब साइकिल जो है उसका स्थान, लोकेशन बतानी है आपको, है ना, कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है, न्यूक्लियोइड में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है या मिजोसोम्स में होता है। 6 का उमा कुमारी डी बता रहे हैं, रचना कलाल सी बोल रहे हैं। चलिए कमेंट करते जाइए। कामिनी सी का 6 का सी बता रहे हैं, साइटोप्लाज्म बता रहे हैं। तबस्सुम 6 का डी बोल रहे हैं, मिजोसोम्स बता रहे हैं। उमा कुमारी मिजोसोम्स बता रहे हैं। आपको बताना है क्रेब साइकिल जो बैक्टीरिया में होता है उसकी लोकेशन बतानी है ना, बैक्टीरिया में जो क्रेब साइकिल होता है उसकी लोकेशन पूछी है, बताइए जल्दी से। लवीना डी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है ना, मिजोसोम्स में होता है। बैक्टीरिया में जो क्रेब साइकिल जो होता है वो मिजोसोम्स में होता है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन आज के सेशन का, द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना, कोशिकीय शोषण जो होता है उसका स्थान पूछ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है ना। कोशिकीय शोषण जो होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है उसका उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं, न्यूक्लियस में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया या ईआर में होता है ना, बताइए जल्दी। 7th क्वेश्चन, 7 का आंसर आपको बताना है। मनीष आपका भी करेक्ट है, 6 का डी, वेरी गुड। 7th का बताइए, है ना, आपको बताना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। 7th का आंसर आपको बताना है, जो वायवीय शोषण जो होता है ना, कोशिकीय शोषण जो होता है, ठीक है, उसकी जो साइट पूछिए, लोकेशन पूछिए, कोशिका में कहाँ पे होता है, बताइए। 7th का मनीष गरासिया सी बता रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, तबस्सुम सी बोल रहे हैं, ठीक है, बताइए। नेक्स्ट बाकी के स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। लवीना सी बता रहे हैं। कामिनी सी बोल रहे हैं, ठीक है। अभी अपने हमने एक क्वेश्चन देखा था, है ना, जिसमें F1 और F0 जो पार्टिकल्स थे, है ना, वो किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, और एटीपी का प्रोडक्शन वो किसके थ्रू होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही होता है, ठीक है। इसका आंसर सिंपल सी हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड, बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8, है ना। चलिए 8 का बताइए, विच सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन, है ना, प्रकाश शोषण में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑल ऑफ द अबव। प्रकाश शोषण पूछा है, ध्यान से पढ़िए, है ना, फोटो रेस्पिरेशन, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। गुड इवनिंग उमा कुमारी, सभी को गुड इवनिंग, बने रहिए आप ऐसे ही हैं और आंसर देते जाइए जल्दी से। प्रकाश शोषण के बारे में पूछा है ना,
प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन, है ना, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम, माइटोकॉन्ड्रिया या ऑल ऑफ द अबव? बताइए जल्दी से। उमा कुमारी डी बता रहे हैं, पायल मेघवाल ए बता रहे हैं, सरिता डी बता रहे हैं, मनीष ए बता रहे हैं, कामिनी डी बता रहे हैं, राकेश डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, सुशीला ए बता रहे हैं, बताइए जल्दी से कमेंट करते जाइए आप। लवीना डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट दे रखा है ना, यहाँ पे ये ध्यान से पढ़ना आपको, फोटो रेस्पिरेशन की बात करी है ना, प्रकाश संश्लेषण होता, अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता तो फिर क्लोरोप्लास्ट राइट हो जाता, बट यहाँ पे प्रकाश श्वसन भी आ गया है ना, तो फिर श्वसन में तीनों ऑर्गेनेल आ जाएंगे, पेरोक्सिसोम भी आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। सेल ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन प्लांट, है ना, कोशिका अंगक जो केवल पौधों में पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। कोशिका अंगक जो केवल पौधों में पाया जाता है कौन सा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या राइबोसोम्स? बताइए जल्दी से। सेल ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन प्लांट, जो सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, आपको बताना है, 9th का आंसर बताना है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, बताइए। तबस्सुम 9th का सी बता रहे हैं, प्लास्टिड बोल रहे हैं। राकेश सी बता रहे हैं, पायल मेघवाल सी बोल रहे हैं, उमा कुमारी प्लास्टिड बता रहे हैं, मनीष सी बोल रहे हैं, सरिता सी बता रहे हैं, पायल जोशी भी सी बता रहे हैं, कामिनी सी बता रहे हैं, लवीना सी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ बात करिए प्लांट सेल की, है ना, प्लांट सेल की बात करिए तो फर्स्ट ऑप्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, प्लास्टिड प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट में ही होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका फिर राइबोसोम भी दोनों में होते हैं, तो सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा, ठीक है। सबका ऑलमोस्ट करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का, प्लांट सेल इज डिफर फ्रॉम एनिमल सेल, है ना, प्लांट जो सेल होती है वो एनिमल सेल से भिन्नता रखती है ना, उसमें क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थिति होती है ना, और क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की तो उपस्थिति है लेकिन क्लोरोफिल की अनुपस्थिति। फिर बी ऑप्शन है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल की उपस्थिति, मतलब दोनों चीजें पाई जाती है।
फिर सी वाला है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति। फिर डी ऑप्शन देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के जो रीजनिंग या लॉजिकल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें सेंटेंस बना के ऐसे दे देते हैं ना, ये भी अच्छे क्वेश्चन है इस टाइप से, और मोस्टली पूछे जाते हैं, है ना। चलिए बताइए जल्दी से। फर्स्ट कमेंट उमा का आ गया है, उमा कुमारी बता रहे हैं 10th का बी बोल रहे हैं, लवीना बी बता रहे हैं, पायल जोशी बी बता रहे हैं, तबस्सुम बी बोल रहे हैं, राकेश बी बता रहे हैं, सरिता बी बोल रहे हैं, पायल बी बता रहे हैं, सुगना बी बता रहे हैं, सेल वॉल एंड क्लोरोफिल बोथ प्रेजेंट प्लांट ओनली, ठीक है, उमा कुमारी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पढ़िए, प्लांट कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थिति, बिल्कुल सही बात है, कोशिका भित्ति तो होती है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति, ये गलत हो गया ना, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल की उपस्थिति, ये बिल्कुल सही है दोनों बात। फिर देखिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, ये बात सही है। क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है जंतु में। फिर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति तो होती है ना, तो ये बात रॉन्ग हो गई। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड, बने रहिए। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। बताइए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग दो झिल्लियों द्वारा घिरा होता है ना, ऐसा कौन सा जो ऑर्गेनेल है जिसमें डबल झिल्ली होती है, आपको बतानी है, डबल लेयर होती है, ठीक है, डबल लेयर है, ये सिंगल और ये डबल, है ना, ऐसी डबल लेयर होती है। इसमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें डबल लेयर होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम। बताइए। राकेश का कमेंट आ गया, बता रहे हैं सी बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, उमा कुमारी सी बता रहे हैं, लवीना सी बोल रहे हैं, तबस्सुम भी सी ऑप्शन, सुगना भी सी, सरिता भी सी बोल रहे हैं, ठीक है, पायल मेघवाल सी बता रहे हैं, मनीष सी बता रहे हैं, उमा कुमारी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उर्मिला सी बोल रहे हैं, सुशीला भी सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो सिंगल लेयर ही होता है ना, परऑक्सीसोम भी सिंगल लेयर ही होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल लेयर होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, थाइलेकोइड और होता है ना, लेमिला होती है, और ये। चलिए तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाइसोसोम भी सिंगल लेयर होता है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है ना आज के सेशन का, आपको बताना है निम्न में से किस कोशिकांग में प्रकाश एवं ऊष्मा रासायनिकी दोनों ही क्रियाएं घटित होती है। आपको बताना है कौन सा ऐसा कोशिकांग से, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें प्रकाश एवं ऊष्मा रासायनिक है ना, फोटो एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन दोनों टाइप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। बताइए जल्दी से। 12th क्वेश्चन आप देख रहे हैं। निम्न में से आपको बताना है कौन सा ऐसा ऐसा कोशिकांग है जिसमें प्रकाश एवं ऊष्मा रासायनिकी यानी कि फोटो एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन दोनों होती है। लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम।
ईशा पूछ रहे हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। पायल जोशी बी बता रहे हैं, तबस्सुम बी बोल रहे हैं, सुगना बी बता रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, मनीष ग्रासियस बी बता रहे हैं, सुशीला बी बता रहे हैं, राकेश बी बता रहे हैं, उमा कुमारी क्लोरोप्लास्ट बता रहे हैं, पायल मेघवाल बी बता रहे हैं। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है ना। इसका राइट आंसर बी है ना। क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोसेस होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, उसमें प्रकाश और ऊष्मा रासायनिक है ना, दोनों टाइप की जो प्रक्रियाएं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड, बने रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 13 बताइए। थाइलेकोइड आर कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, थाइलेकोइड घटक होते हैं, बताइए थाइलेकोइड कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या ईआर, ईआर की फुल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, एंडोप्लाज्मिक या जालिका है वही रेटिकुलम, या फिर राइबोसोम है ना। थाइलेकोइड जो एक संरचना होती है, घटक जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं आपको बताना है। क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ईआर में, या फिर राइबोसोम्स में, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 13 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। थर्टीन सुगना ए बता रहे हैं, पायल मेघवाल 13 का ए बोल रहे हैं, राकेश ए बता रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट बता रहे हैं, सरिता ए बोल रहे हैं। मनीष ग्रासिया ए बोल रहे हैं, बताइए जल्दी से, आप कमेंट करते जाइए। ईशा बोल रहे हैं आई थिंक ए और सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। नहीं ऐसे नहीं, आप एक ऑप्शन बताइए। उमा कुमारी क्लोरोप्लास्ट बता रहे हैं। उर्मिला ए बता रहे हैं। थाइलेकोइड जो आपको बताना, थाइलेकोइड जो संरचना होती है ना, वो कौन से ऑर्गेनेल में होती है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ईआर में, या राइबोसोम्स में? ठीक है, बताइए। चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही स्ट्रक्चर पर ने बनाई थी। क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी? कोइन लाइक, सिक्के जैसी संरचना होती है। ऐसे सिक्के पड़े होते हैं, ऐसे देखो सिक्के बने हुए, सिक्कों का ढेर होता है, ठीक है। एक सिक्का जो होता है इसको बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। और सिक्के का जो ढेर होता है इसको बोलते हैं ग्रेन्यूल, ठीक है। सॉरी ग्रेनम है ना, ग्रेनम बोलते हैं। और फिर ये आपस में जो मिली होती है संरचना, इसको बोलते हैं लेमिला, लेमिला है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। इसमें से आपको गलत कथन चुनना है ना, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। फर्स्ट देखिए, सभी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता नहीं होता है। सभी कोशिका में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, ये बात सही है रॉन्ग बताइए। फिर देखिए बी ऑप्शन बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यस और नो। कोशिका भित्ति साधारणतया सेल्यूलोज की बनी होती है। और डी ऑप्शन है सभी जीवित कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है ना। इसमें से आपको रॉन्ग ऑप्शन चुनना है। 14 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए जल्दी से। 14 का आंसर आपको बताना है। लाइट रिएक्शन, हाँ लाइट रिएक्शन होती है, बिल्कुल सही बात है, ग्रेनम में। उमा बता रहे हैं। अब बताइए 14 का आंसर आपको बताना है। बताइए। राकेश ए बोल रहे हैं। इसमें से आपको इनकरेक्ट चुनना है ना। ऑल सेल डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस।
उमा कुमारी ए बता रहे, लवीना ए बता रहे, पायल मेघवाल ए बोल रहे, मनीष गरासिया ए बता रहे, पारुल ए बता रहे, सरिता डी बता रहे हैं, और सुशीला कटारा ए बता रहे हैं, उर्मिला ए बता रहे हैं। ठीक है, जो दूसरे कमेंट कर रहे हैं आपको उनका कमेंट देख के कमेंट नहीं करना है, आप जो लॉजिकली जो करेक्ट आंसर है जो आपको लग रहा है वो आपको बताना है ना। उर्मिला ए बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ ए बता रहे हैं, सिर्फ सरिता ने डी बोला है अभी तक, ईशा ने बोला है ऑप्शन ए बोला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तबस्सुम ने डी बोला है, सुगना कुमावत ये बोल रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन बोल रहा है ऑल सेल डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस, ये बात बिल्कुल सही है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता, क्योंकि जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता है ना, तो ट्रू न्यूक्लियस उसमें नहीं बोल सकते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है, आप अपने को इनकरेक्ट चूज करना है, ये वाला राइट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है, ये बात भी सही है, होती है। कोशिका भित्ति साधारणतः सेल्यूलोज की बनी होती है, ये बात भी सही है। फिर देखिए ऑल लिविंग प्लांट सेल कंटेन क्लोरोफिल, जितनी भी जो लिविंग प्लांट सेल होती है वो क्लोरोफिल उनमें होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारी जो प्लांट सेल होती है उसमें क्लोरोफिल हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, सिर्फ तबस्सुम और सरिता ने डी बताया, बाकी सब ने ए बताया है ना, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ना, आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है ना, देखिए क्लोरोफिल ए और बी में मुख्य अंतर क्या होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मुख्य अंतर क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्लोरोफिल ए रेखीय श्रृंखला का यौगिक है जबकि बी शाखित श्रृंखला यौगिक है। ठीक है, बी ऑप्शन क्लोरोफिल ए के अणु के मध्य मैग्नीशियम आयन नहीं होता है, या सी क्लोरोफिल ए में CH3 समूह पाया जाता है जबकि बी में CHO समूह पाया जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सुप्रोक्त सभी, है ना। अंतर क्या है आपको अंतर बताना है। 15 क्वेश्चन। ईशा पूछ रहे हैं सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो? हाँ, सेल बायोलॉजी। ईशा सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, है ना। डेली हम अलग अलग जो पोर्शन ले रहे हैं बायो का, आज जो टॉपिक लिया है वो सेल बायोलॉजी है ना। सेल बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पुराने आप वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं और डेली आप क्लास ले भी सकते हैं ना। उमा कुमारी 15 का सी बोल रहे हैं, लवीना सी बता रहे हैं, योगेंद्र सिंह तंवर बी बता रहे हैं, राकेश रावत सी बता रहे हैं, सुगना डी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन वो बोल रहा है क्लोरोफिल ए रेखीय श्रृंखला का यौगिक है जबकि दोनों शाखित ही होते हैं ना, रेखीय नहीं होते हैं। दोनों जो ब्रांच, दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये श्रृंखला है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इसका राइट जो आंसर है, मुख्य अंतर क्या होता है, ये होता है सी वाला ऑप्शन जो करेक्ट है। क्लोरोफिल ए में क्या होता है, CH3 ग्रुप होता है। इन दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो क्लोरोफिल ए में आप देखेंगे CH3 ग्रुप होता है, और जो क्लोरोफिल बी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें CHO होता है ना, CHO होता है। ठीक है, चलिए
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए। साइटोक्रोम इज फॉर्म्ड इन, है ना, साइटोक्रोम उपस्थित होता है, आपको बताना है साइटोक्रोम किस में उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म में होता है, गोल्जी बॉडी में होता है, न्यूक्लियस में होता है, या प्लाज्मा लेम्मा में होता है। ठीक है, बताइए 16 का बताइए। बताइए 16 क्वेश्चन का आंसर बताइए। साइटोक्रोम किस में उपस्थित होता है ना, साइटोक्रोम साइटोप्लाज्म में होता है, गोल्जी बॉडी में होता है, न्यूक्लियस में होता है, या प्लाज्मा लेम्मा में होता है ना। बताइए जल्दी से। राकेश ए बता रहे हैं साइटोप्लाज्म में होता है। उमा कुमारी सी बोल रहे हैं न्यूक्लियस में होता है। सरिता सी बता रहे हैं। पायल मेघवाल ए बोल रहे हैं। उर्मिला ए बता रहे हैं। पारुल दिवाकर ए बोल रहे हैं। लवीना शर्मा ए बता रहे हैं। उमा कुमारी पूछ डाउट है, क्या डाउट है आपको? आपने सी बताया, न्यूक्लियस बोल रहे हैं ना। साइटोक्रोम है ना, साइटोक्रोम की बात कर रहे हैं। साइटोक्रोम क्या होता है पहले ये बताओ। साइटोक्रोम प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन के ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर काम। साइटोक्रोम बताते हैं आपको कि प्रोटीन के ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है उसमें इनका रोल होता है। ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, या प्लाज्मा लेमा। बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर, है ना। साइटो वर्ड आ ही रहा है। साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटो से ही साइटो, है ना, साइटोक्रोम। तो इसका राइट आंसर ए है ना। साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं, उनको बोलते हैं साइटोक्रोम। इसका राइट आंसर होगा ए, है ना। चलिए वेरी गुड, बने रहिए। देखते हैं 17 क्वेश्चन आज की क्लास का। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम संबंधित है ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे संबंधित है? प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है, हार्मोन सिंथेसिस से संबंधित है, या फिर कैल्शियम आयन के मुक्त होने तथा पेशीय संकुचन से संबंधित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 17 का आंसर आपको देना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा है, किससे संबंधित है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे संबंधित है? सेवनटीन का तबस्सुम सी बता रहे हैं, सरिता सी बोल रहे हैं, फिर लवीना भी सी बता रहे हैं, राकेश ए बता रहे हैं, उमा कुमारी सी बता रहे हैं, पारुल ए बता रहे हैं, उर्मिला डी सी बता रहे हैं।
चलिए देखते हैं, सार्कोप्लाज्मिक है ना, ये नाम से पता चेक कर सकते हैं आप, सार्कोप्लाज्मिक। ठीक है, सार्कोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, देखो सेल के अंदर जो प्लाज्म जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना, सेल साइटोप्लाज्म। सेल, सेल को बोलते हैं साइटो, साइटो वर्ड सेल के लिए होता है ना, तो साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जो मसल सेल जो होती है ना, ठीक है, मसल जो पेशी कोशिका जो होती है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। सार्को का मतलब होता है फ्लैश, अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो फ्लैश, ठीक है, मांस यानी कि मसल, है ना। तो यहीं से आप देख सकते हैं, सिंपल है ना, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल। ठीक है, मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए और कैल्शियम आयन के रिलीज के लिए संबंधित है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 18 बताइए, आपको बताना है, एकल स्तरीय झिल्ली के रूप में कोशिका द्रव में जो जाल के समान रचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, है ना। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, जाली का रूप में नेट के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है जो जाली के जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए, 18 का आंसर आपको बताना है। एकल स्तरीय झिल्ली के रूप में कोशिका द्रव्य में जाल के समान रचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। जाल के समान नेट की फॉर्म में एक संरचना होती है जो साइटोप्लाज्म में होती है। बताइए, राकेश का कमेंट आ गया, राकेश डी बता रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उमा डी बोल रहे हैं, पायल मेघवाल भी डी बता रहे हैं, मनीष भी डी बोल रहे हैं, लवीना भी डी ऑप्शन बता रहा है, पारुल डी बता रहा है, जीवन मेघवाल डी, सरिता भी डी बोल रहे हैं। आपको बताना है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि कोशिका में पाया जाता है और नेट के फॉर्म में होता है ना, जाली के समान संरचना उसकी पाई जाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए देखते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर डी आया है ना, इसका आंसर जो है डी करेक्ट है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर भी बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप की होती है ईआर, आपको पता ही होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, स्मूथ और रफ, है ना। रफ, रफ क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो ये कैसी बन जाती है, रफ हो जाती है। ठीक है, ठीक है, और जब राइबोसोम एब्सेंट होंगे, ठीक है, तो क्या बोल देते हैं, स्मूथ। और रफ वाली जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण का काम करती है, जबकि जो स्मूथ वाली जो होती है वो लिपिड फॉर्मेशन करती है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, स्मूथ और रफ। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम होंगे तो ये रफ बन जाएगी, ठीक है, और ये प्रोटीन का निर्माण करेगी। और अगर ऐसी है, मतलब कि एकदम स्मूथ है, तो फिर ये लिपिड का फॉर्मेशन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। बताइए, ये भी ईआर से रिलेटेड है। अंतःप्रदेवीय जालिका ईआर से बहुधा जुड़े होते हैं ना, अभी जो थ्योरी बताई उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन बियर्स, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या जुड़े हुए होते हैं, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, परऑक्सीसोम या राइबोसोम्स। बताइए जल्दी से, 19 क्वेश्चन बताइए, 19 का आंसर आपको देना है। यस उमा कुमारी आप सही बोल रहे हैं, स्मूथ, रफ एंड रफ, है ना, स्मूथ लिपिड फॉर्मेशन, रफ प्रोटीन, बिल्कुल सही। ठीक है, बताइए अब 19 का आंसर। राकेश 19 का डी बता रहे हैं, राइबोसोम बोल रहे हैं, पायल भी डी बता रहे हैं, मनीष गरासिया डी बोल रहे हैं, राइबोसोम। सबका करेक्ट होना चाहिए, ये तो ऑलमोस्ट सबका करेक्ट होना चाहिए। अभी
जस्ट मैंने थ्योरी आपको बताइए और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, बताइए। विजय डामोर, गुड इवनिंग। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है ये। लवीना, राइबोसोम, ठीक है। उर्मिला डी बता रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए देखते हैं, इसका तो सिंपल है, सबको पता ही है, सबका राइट है ना। अभी बताया राइबोसोम है ना। राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है, जब जुड़ा होता है तो रफ हो जाती है, जब नहीं होगा तो स्मूथ हो जाएगी, स्मूथ होगी तो लिपिड का फॉर्मेशन करेगी और रफ होगी तो प्रोटीन करेगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। बताइए जल्दी से। कोशिका का एंडोस्केलेटन बना होता है ना, कोशिका का एंडोस्केलेटन। 20 क्वेश्चन करें उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे तो कनेक्ट ही है, इंस्टाग्राम पे भी अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं उनसे रिलेटेड सूचना दी जाती है, और साइंस की स्पेशल वीडियो, शॉर्ट वीडियोस बनाई जाती है, मैं ही बनाता हूँ। तो अगर आप फॉलो करते तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आप जाके आज चेकआउट जरूर करिए, है ना, इंस्टाग्राम पे डॉक्टर मेहतास क्लासेस ऑनलाइन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का एंडोस्केलेटन बना होता है ना, सेल वॉल का बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है, या फिर साइटोप्लाज्म का बना होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। और लास्ट में क्लास कैसी लगी आप फीडबैक जरूर दें, है ना, फीडबैक दे के फिर जाइए। बताइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए और फीडबैक दीजिए। फर्स्ट कमेंट तबस्सुम का आया, बी बता रहे हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लवीना बी बता रहे हैं, ठीक है। पारुल बी बोल रहे हैं। जीवन मेघवाल बी बता रहे हैं। राकेश रावत बी बोल रहे हैं। सरिता भी बी बता रहे हैं। सुशीला कटारा बी बोल रहे हैं। पायल मेघवाल बी बता रहे हैं, बट मेड बाय साइटोस्केलेटन। हाँ वही साइटोस्केलेटन भी बोल सकते हो आप, सही है। उर्मिला बी बोल रहे हैं। मनीष बी बता रहे हैं। अंजलि गुप्ता हेलो, हेलो बी बता रहे हैं। बताइए। कोशिका का जो एंडोस्केलेटन होता है या साइटोस्केलेटन बोल लो, एक ही बात है ना, वो बना होता है, किससे बना होता है? सेल वॉल से बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है, या साइटोप्लाज्म से बना होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है? बताइए। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट ही है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कोशिका का एंडोप्ला स्केलेटन बनाती है ना, कोशिका का कंकाल बनाती है, ठीक है। तो आप फीडबैक दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियोस वहाँ पे, शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल करवाई जाती है, जिसमें अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, और जो भी आगामी एग्जाम है उसके रिलेटेड भी अच्छी जानकारी वगैरह आप, सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे आते रहते हैं, तो आप फॉलो कर लीजिए। और कल वापस एक नए सेशन के साथ मैं आऊँगा, और ऐसे ही हम टॉपिक वन बाय वन कवर करते रहेंगे, और आपके एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं, आगामी जो भर्ती आने वाली है ना, सरकार ने भी घोषित कर दिया इस साल 1 लाख भर्ती होने वाली है, और आने वाले सालों में बहुत सारी भर्ती आने वाली है ना, वैकेंसीज आने वाली है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें और मेरे साथ बने रहें। साइंस का पोर्शन मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, और फीडबैक ज़रूर दें आप, क्लास कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच। इंस्टा पे आईडी अगर बात करें तो डॉक्टर
मेहता क्लासेस है ना, ये सर्च करेंगे तो आ जाएगी आईडी, आपको इंस्टा पे मिल जाएगी। ठीक है, डॉक्टर मेहता क्लासेस। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो इंस्टा पे आपको आईडी मिल जाएगी, इसको फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, और जो भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन अगर प्रिपरेशन करना चाहे तो उदयपुर में हमारा सेंटर है, और ऑनलाइन ऐप भी अवेलेबल है, उसका नाम भी यही डॉक्टर मेहता क्लासेस ऑनलाइन ऐप है ना। चलिए मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।